दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 761 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। विपक्षी राजनीतिक दलों को एकजुट करने के दावेदार जिस तरह बढ़ते चले जा रहे हैं वह भी विपक्ष की एकजुटता में बाधक बने तो हैरत नहीं। अभी तक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ही विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाए हुए थे, लेकिन हाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। उनकी सक्रियता और दिल्ली आगमन के बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला ने यह घोषणा कर दी कि वह चौधरी देवीलाल की जन्म तिथि के अवसर पर फतेहाबाद में एक सभा का आयोजन करेंगे और उसमें सभी विपक्षी दलों को आमंत्रण भेजेंगे। उन्होंने आमंत्रण भेजने शुरू भी कर दिए हैं। देखना है कि उनकी सभा में कितने विपक्षी दल शामिल होते हैं और वहां विपक्षी एकता की कोई बुनियाद तैयार हो पाती है या नहीं। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि वह भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा काट चुके हैं और दूसरे मामले में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। एक ऐसे समय जब नेताओं का भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तब यह देखना दिलचस्प होगा कि कितने विपक्षी नेता ओम प्रकाश चौटाला का साथ देना पसंद करते हैं। जो भी हो, वह जिस तरह तीसरे मोर्चे के गठन की बात कर रहे हैं उससे यह स्पष्ट है कि वह गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करना चाह रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार ऐसे किसी मोर्चे का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, क्योंकि वह तो उस महागठबंधन का हिस्सा हैं जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। एक समय विपक्षी एकता की पहल कर चुके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी नए सिरे से विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसके लिए वह अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में आयोजित करने जा रहे हैं। देश की राजधानी में इस
आयोजन का उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता का संदेश देना बताया जा रहा है। पता नहीं राकांपा यह संदेश देने में सफल होगी या नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह भी उस महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस शामिल है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रहे कि कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका मुकाबला कांग्रेस से होता है। स्पष्ट है कि वे विपक्षी एका की ऐसी किसी पहल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो। बेहतर हो कि विपक्षी एकता पर जोर देने वाले दल और उनके नेता यह समझें कि केवल मोदी हटाओ का नारा लगाने से बात बनने वाली नहीं है। चेंज। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रदेश के भीतर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इस कड़ी में सरकार ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के साथ ही उनके प्रशिक्षकों पर धन वर्षा करने का निर्णय लिया है। अब ओलंपिक, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन खेल व राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को पहले की अपेक्षा 30 से लेकर 100% तक अधिक पुरस्कार राशि मिलेगी। इसका शासनादेश भी जारी हो चुका है। नई खेल नीति के तहत उठाए गए इस कदम को निश्चित रूप से दूरदर्शी माना जाएगा। इसके अलावा नई खेल नीति में पुरस्कार राशि समेत अन्य कई ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जो प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाले साबित होंगे। ओलंपिक में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को पहले प्रदेश सरकार क्रमशः 1.5 करोड़, 1 करोड़ व 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करती थी। अब यह राशि बढ़कर क्रमशः 2 करोड़, 1.5 करोड़ और 1 करोड़ कर दी गई है। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को भी अब 5 लाख की जगह 50 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरह का लाभ विश्व कप, विश्व चैंपियन, एशियन खेल व राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले या प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी मिलेगा। इससे संबंधित खिलाड़ी का मनोबल तो मजबूत होगा ही, नई प्रतिभाओं को आगे आने की प्रेरणा भी मिलेगी। हालांकि यह नई खेल नीति का एक पक्ष है। इसे और प्रभावी बनाने के लिए दूसरे पक्ष पर ध्यान दिया जाना भी नितांत जरूरी है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि प्रदेश में खेल सुविधाओं और संसाधनों का नितांत अभाव है। पर्वतीय जिलों में तो
ना खेल मैदान हैं और ना खेल प्रशिक्षक ही। कई जिलों में खेल प्रशिक्षक जाने को ही तैयार नहीं हैं। जहां स्टेडियम बने भी हैं वहां प्रशिक्षण सुविधाओं का घोर अभाव है। मैदानी जिलों में भी खेल सुविधाओं को संतोषजनक नहीं माना जा सकता। ऐसे में खेल प्रतिभाएं कैसे तराशी जाएंगी, इसका जवाब मिलना ही चाहिए। स्टॉप।